ओके क्लास, वेलकम। सो हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट सोशलिज्म, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे, अपना अक्टूबर रेवोल्यूशन है ना, ये सब मेन इवेंट हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि इन इवेंट्स के बाद क्या हुआ था। तो हमने सबसे पहले देखा कि इन इवेंट्स के बाद रशिया में क्या हुआ था, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। सिविल वॉर का मतलब होता है जब देश में ही आपस में ही देश के कई लोगों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती है। अगर मान लो देश में अगर ग्रुप्स बन जाते हैं, 2-3 ग्रुप्स बन जाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाएं पावर के लिए, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो रशिया में यही हो रहा था, जो वाइट, रेड एंड ग्रीन थे वो आपस में लड़ पड़े थे, है ना, अपनी अपनी सुप्रीमेसी बताने के लिए कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ या मुझे रूल करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा था, काफ़ी लंबा ये सिविल वॉर चला, 2-3 साल ऑलमोस्ट ये पूरा चला है सिविल वॉर। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब होता क्या है, इस सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट का, बोल्शेविक टाइप की गवर्नमेंट का होने की वजह से क्या होता है। अब देखो, वो वाला सिस्टम तो खत्म हो गया जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब किस टाइप की सोसाइटी बनी, जो नई सोसाइटी बनी वो किस टाइप की थी, तो हम उसको ही जानेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज्ड ही रखा। नेशनलाइज मतलब देश को के नाम पे ही रखे, कोई प्राइवेट मेंबर के नाम पे नहीं रखा। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टीवेट ऑन द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। जो भी लैंड जिन्होंने ग्रैब कर लिया था, कि जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, उन्होंने जैसे लैंड ग्रैब कर लिया था किसी का, तो उन्हें रखा गया, उसके ऊपर ही ऐसे ही रखा गया कि ठीक है, ओके फाइन, ये वाले लैंड पे जो खेती कर रहा था ये लैंड उसका हो गया। मतलब मान लो किसी जमींदार ने 10-15 खेती करने के लिए मजदूर रखे हुए थे। अब क्या हुआ, उन 10-15 खेती करने मजदूरों ने वो ज़मीन को हथिया लिया, क्योंकि वो 10-15 लोग उस ज़मीन पर काम कर रहे थे, और सोशलिस्ट्स का मानना था कि जो ज़मीन पर काम करता है उसी की ज़मीन हो जाती है। तो ये हो गया था, ठीक है। Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. उन्होंने जो लैंड इकट्ठा किया था, कॉन्फिस्केट मतलब जो इकट्ठा किया था, मतलब दूसरों से लेके इकट्ठा किया था जो लैंड, वहाँ से उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया कि कलेक्टिव वर्क कैसा होगा, कलेक्टिव वर्क कैसे किया जा सकता है। अब देखो कलेक्टिव वर्क क्या होता है। देखो, मान लीजिए 15-20 लैंडलेस लेबर थे जिनके पास कोई लैंड नहीं था, ठीक है। तो कलेक्टिव में क्या होगा कि अब जो सरकार ने जो लैंड ग्रैब किया है, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनसे जो लैंड ओन किया है, ग्रैब किया है, ठीक है, उसको वो लेंगे, वो एक लैंड को लेंगे और बोलेंगे तुम 10-15 फार्मर जो हो इस लैंड के ऊपर काम करने लग जाओ, और इसमें से जो भी उगेगा वो सब कुछ तुम्हारा, आपस में तुम बांट लेना अपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो वो होती है कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया कॉन्फिस्केटेड लैंड के साथ, मतलब जो लैंड उन्होंने जब्त कर लिया था, कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो जो लैंड उन्होंने जब्त किया था उस लैंड से उन्होंने दिखाया कि कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑफिशियल आस्क्ड हाउ द कंट्री इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5-year पीरियड। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है कि सेंटर से कोई एक इंसान उसको सेंट्रलाइज प्लानिंग में ये होता है कि सेंटर जो होता है ना, वो रूल बनाता है। जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो रूल बनाती है, उसमें स्टेट या कोई और कुछ नहीं करता। वो मतलब एक सेंटर से ही बन के आएगा रूल्स, और वो ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे नॉर्मली हमारी कंट्रीज में क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है, सेंटर रूल बनाती है, स्टेट भी रूल बनाते हैं। तो हम सेंटर की कुछ बातें मानते हैं, कुछ बातें हम स्टेट की मानते हैं, कुछ लोकल लेवल के जो एमसीडी वगैरह होते हैं वो लोग रूल बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है कि सेंटर ने ही सब कुछ प्लान कर दिया और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। जो मेन गवर्नमेंट थी उसने प्लान कर दिया, उसके बाद सब फॉलो करेंगे। सिर्फ ये होता है सेंट्रल प्लानिंग में, ठीक है। तो उन्होंने 5-year प्लानिंग स्टार्ट करी, और उनसे इंस्पायर होकर इंडिया ने भी 5-year प्लानिंग स्टार्ट करी आफ्टर इंडिपेंडेंस,
ठीक है. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर द फर्स्ट 2 प्लान्स. गवर्नमेंट ने प्लान वो अमाउंट फिक्स कर दिया, क्योंकि अब तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, तो उन्होंने प्राइजेस फिक्स कर दिए. इस चीज़ का इतने रुपए में बिकेगा, इस चीज़ इतने रुपए में बिकेगा, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया. अदरवाइज क्या होता है, ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंडेंट होते हैं. अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी वो चीज़ महंगी हो जाएगी, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी वो सस्ती हो जाएगी. नॉर्मली ये होता है एक इकोनॉमी में. लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि चाहे डिमांड कुछ भी हो, चाहे सप्लाई कुछ भी हो, हमने इतना फिक्स कर दिया है, 2 रुपये में बेचना है तो मतलब 2 रुपये में बेचना है. मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया था. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड 100%. न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग. इससे फ़ायदा इन्हें बहुत हुआ. इनकी नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल गई, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई इनके पूरे देश में. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन. रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस थी. होता ही है, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है वहाँ पे जो लेबर होते हैं उनकी हालत थोड़ी ख़राब होती ही है. इन द सिटी ऑफ मैग्नीटॉर्क्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years. Worker lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. मतलब वर्कर्स की लिविंग कंडीशन बहुत ही हार्श थी और 550 बार काम को रोका गया. इतना ज़्यादा उनके ऊपर मतलब काम को लेके एक तो प्रेशर था और वो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी. इतनी बार स्टॉप करना पड़ा एक साल में काम को, 550 बार. In living quarter in the winter time at the 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor for dash across the street in order to go to the toilet. अब देखो, जहाँ पे रशिया पे इतनी ठंड होती है, वहाँ का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और किसी को टॉयलेट जाने के लिए मतलब 4th फ्लोर से उतरना पड़ता था. 4th फ्लोर से उतरना पड़ेगा गली क्रॉस करके, फिर वो टॉयलेट में जा सकता है. मतलब इतनी बुरी कंडीशंस थी कि उनको उनकी साइट पे भी प्रोवाइडेड नहीं है टॉयलेट. An extended schooling system developed and arrangement were made for factory worker and peasant to enter universities. Crutches were established in factories for children of women workers. Cheap public health care was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though, since government resource was limited. ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, क्रचेस वगैरह बनवाने की कोशिश की गई, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स भी सेट किए गए, लेकिन ये सारे हर जगह पर इक्वली नहीं थे. मतलब कहीं कहीं पर थे, कहीं कहीं पर नहीं थे. हर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाया. ठीक है. फिर आगे जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक बचता है वो है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. अब स्टालिन कौन थे? जब लेनिन की डेथ हो जाती है, लेनिन के मरने के बाद जो स्टालिन होते हैं वो बनते हैं रशिया के नए प्रेसिडेंट. नए हेड जो बनते हैं रशिया के वो बनते हैं स्टालिन. द पीरियड ऑफ अर्ली planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the town in सोवियत रशिया वॉज फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई. अब रशिया में प्रॉब्लम क्या हो रही थी? रशिया में ग्रेन्स नहीं उग रहे थे, ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही थी. मतलब उन्हें खाने पीने की जो ग्रेन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम हो रही थी. द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस एट विच द ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर एट दीज प्राइस. जो अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 2 रुपये में बेचना है तो मतलब 2 रुपये में ही बेचना है. तो गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया, लेकिन जो पीजेंट्स थे उन्होंने उसे बेचने से मना कर दिया. कह रहे कि नहीं, इतने सस्ते में तो हम नहीं बेचेंगे. ठीक है, तो उन्होंने बेचने से मना कर दिया. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measure. अब स्टालिन जो एक काफ़ी सख्त टाइप के नेता माने जाते हैं, जब हिटलर टाइप नेता माने जाते हैं, तो वो जब वो हेड बने लेनिन की डेथ के बाद, तो उन्होंने बहुत कड़े बहुत ज़्यादा सख्त रूल्स बना दिए. He believed that rich peasant and trader in the countryside were holding stocks in hope of higher prices. उन्हें लगा कि जो
गांव वगैरह की साइड पे जो लोग हैं जो ग्रेन वगैरह उगाते हैं, तो बड़े बड़े ज़मींदार और जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं वो लोग ये जो ग्रेन्स हैं उनको होल्ड करके रख रखे हैं, मतलब काला बाजारी करने के लिए जमा करके रखे हुए हैं। अब वो जमा करके क्यों रखे हुए हैं? वो इसलिए रखे हुए हैं ताकि जब उनके प्राइस बढ़े तब वो बेचे, उसे हाई प्राइस पे बेचे। तो हाई प्राइस पे बेचे इसलिए, जैसे अभी के टाइम में हो रहा है। अभी के टाइम में क्या हो रहा है, कई लोग चीज़ें जमा करके घर में रख रहे हैं कि घर में क्या मतलब कई लोग चीज़ें जमा करके रख रहे हैं कि भाई बाद में हमें ज़रूरत पड़े, या फिर किसी टाइम पे जैसे दुकानदार मान लो ग्रेन्स इकट्ठा करके रख ले अपने पास और बेचे ना, और तब बेचे जब बिल्कुल किल्लत हो गई हो ग्रेन्स की, और वो भी हाई प्राइसेस पे। तो उसको बोलते हैं काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। तो स्टालिन को लगा यही हो रहा है कि वो जानबूझ के प्राइस बढ़वाने के लिए उन्होंने ग्रेन को छुपा के रखा हुआ है अपने वहाँ, ठीक है। तो उन्होंने 1928 पार्टी मेंबर टुवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलाक्स द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट। जो कुलाक्स जो थे, जैसे हमारे यहाँ जो वेल टू डू पीजेंट होते हैं, अच्छे बड़े वाले पीजेंट्स होते हैं, उनको हम ज़मींदार बोल देते हैं, वहाँ पे वो कुलाक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टी मेंबर्स थे वो पूरे देश में चक्कर लगाने लगे, देखने लगे कि हाँ किसी ने इकट्ठी तो नहीं कर रखी है, ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा तो नहीं कर रखा है। तो वो ये सारी चीज़ें देखने जा रहे थे, और उन लोगों से जिन्होंने अगर इकट्ठी कर रखी थी ग्रेन, उनसे ग्रेन वगैरह निकलवा रहे थे। As shortage continued, the decision was taken to collectivize farm. अब ये सब होने के बाद भी तब भी उसने पाया कि कोई शॉर्टेज ख़त्म नहीं हो रही है ना, अभी भी शॉर्टेज है। उनके अकॉर्डिंग यही हुआ कि अभी भी शॉर्टेज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो उनका ये था कि जो लैंड होल्डिंग है वो इतनी छोटी छोटी है कि वो मॉडर्नाइज नहीं करी जा सकती। मतलब अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन है तो उसके ऊपर आप मॉडर्न जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, नए वाला हल हो गया, या आयरन का कुछ मतलब सीड लगाने वाला हार्वेस्टर, ये वो चीज़ें होगी जो मतलब मॉडर्न मशीन्स हैं, वो हम नहीं लगा पाएंगे। अगर छोटा लैंड होगा तो हम उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो उनका मानना ये था कि लैंड को बड़ा कर देना चाहिए, बड़े लैंड पे ये सारी मॉडर्नाइजेशन आसानी से किया जा सकता है ना। तो लैंड बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आसपास के लैंड वाले फार्मर्स होंगे उनको ग्रुप बनाना होगा, और कलेक्टिवली उस ग्रुप के लोगों को वो उस जगह पे खेती करनी होगी। मतलब जैसे कि मान लो किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 है, तो वो एक एरिया में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 10-15 पीजेंट इकट्ठे होके उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन हो जाएगी। अब वो बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स के साथ काम करेंगे और उनकी उपज ज़्यादा हो जाएगी। ये उनका बेसिकली मानना था कि ऐसे हो जाएगा। As the shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortage were partly due to small size of holding. After 1917, land had been given over to peasant. Their small size peasant farm could not be modernized. जो small size peasant farm थे वो modernize नहीं किए जा सकते थे। To develop modern farm and run them on the industrial line with machinery, it was necessary to eliminate kulaks. तो इसलिए कुलाक्स जो बड़े ज़मींदार थे उनको एलिमिनेट करना नेसेसरी था। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड एस्टैब्लिश द लार्ज फार्म, स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। और इसलिए क्या करना ज़रूरी था, स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म की कंपलसरी है भाई कलेक्टिव करके लैंड पे फार्मिंग करना। ये मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा है कि आप करो या नहीं, नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्टेट ऑर्डर है कि ये करना ही पड़ेगा। तो लोगों से बेसिकली एक तरह से उनका हक छीन लिया गया उनकी ज़मीन के ऊपर से, कि उस ज़मीन के साथ वो क्या करें क्या नहीं, सरकार ने बोल दिया कि इस पे तो अब खेती होगी तो मतलब होगी। तो ऐसा हो गया था। दैट फॉलोड वॉज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म कॉल्ड कोलखोज। जो कलेक्टिव फार्म्स थे उनका नाम था कोलखोज, ठीक है। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms.
transfer to the ownership of collective farm. Peasant worked on the land and the kolkhoz profit was shared. अब peasant इस land पे काम किया करते थे और इस पे से जो भी profit आता था वो आपस में बांट लिया करते थे, ठीक है. Enraged peasant resisted the authorities and destroyed their livestock. अब जो peasants परेशान हो चुके थे कि हमारी ज़मीन से हमारा ही हक ले लिया और हमें बोलते हैं कि ये चीज़ उगाओ ज़बरदस्ती काइंड ऑफ, तो उन्होंने अपनी जो लाइव स्टॉक है, मतलब अपने जो ये होते नहीं लाइव स्टॉक के जानवर आपके जो हम पालते हैं उनको जला दिया. अपने लाइव स्टॉक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. बिटवीन 1929 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3. इतना ज़्यादा हो गया कि जो देश में सिर्फ 1/3 कैटल बच गए थे, बाकी सब जला दिए गए थे. दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड. जो लोग कलेक्टिवाइजेशन नहीं करवाना चाहते थे उन लोगों को पनिश किया जाता था बहुत बुरी तरह. उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर एग्जाइल मतलब देश से निकाल देते थे. एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, peasant argued that they were not rich and they were not against socialism. जो peasants थे वो बोल रहे थे कि हम socialism के against नहीं हैं, हम खुद कौन सा rich है जो हम socialism के against होंगे. They merely did not want to work in collective farm. वो बस collective farm में काम नहीं करना चाहते थे, मतलब collective करके नहीं करना चाहते थे. वो अपने अपने farm में अलग अलग अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे. ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती उन्हें बोलो कि हाँ नहीं तुम्हें करना ही करना है. तो वो कोई भी अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, तो वही उनके साथ हो रहा था. उन्हें बस ज़बरदस्ती काम नहीं करना था, वो अपने लैंड पे अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते थे. Stalin government allowed some independent cultivation but treated such cultivator unsympathetically. स्टालिन ने कुछ को अलाउ किया कि ठीक है तुम अपना अलग से कल्टीवेशन कर लो, लेकिन उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था उनको वो बुरा ट्रीट करता था, उनको कोई खास ध्यान नहीं देता था. In spite of collectivization, production did not increase immediately. Collectivization करने के बाद भी production increase नहीं हुआ. In fact, bad harvest of 1930-33 led to one of the most devastating famine in the Soviet history, where 4 million died. बल्कि इस टाइम में जो collectivization के टाइम में इसमें सोवियत रशिया का एक बहुत इनफेमस वो आया फेमाइन समझते हैं ना हम लोग, अकाल भूखमरी जिसमें आ जाती है. तो इतनी ज़्यादा जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए. इसके मैनी विद इन द पार्टी criticized the confusion in industrial production under the planned economy and consequences of collectivization. बहुत सारे लोग थे पार्टी में जिन्होंने ये सारे मेजर्स जो भी देश में हो रहा था उन सबको क्रिटिसाइज किया कि भाई कलेक्टिवाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए. स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. स्टालिन और उसके जो भी सहयोगी थे उन्होंने सीधा सीधा इन लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया कि ये तो सोशलिज्म ही नहीं चाहते, तो सोशलिज्म के मतलब खिलाफ है, ये तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है अगेंस्ट सोशलिज्म. एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री. बाय 1939 over 2 million were in prison or labor camp. Most were innocent of crime but no one spoke for them. मतलब 2 मिलियन लोगों को प्रिजन्स में डाल दिया गया जस्ट क्योंकि वो ये कलेक्टिवाइजेशन और सेंट्रल फार्मिंग को नहीं मानते थे, वो नहीं करना चाहते थे इसमें काम. तो फिर a large number were forced to make false confession under torture and they were executed. बहुत सारे तो लोग ऐसे थे जिनको टॉर्चर कर करके उनसे ज़बरदस्ती जुर्म मनवाए गए, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था. उनसे ज़बरदस्ती टॉर्चर कर करके मनवाया गया कि तुमने किया और उनको मार भी दिया गया. तो इतना बुरा उनके साथ किया गया. ठीक है. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ग्लोबली क्या होता है इसकी इन्फ्लुएंस को. ग्लोबली रशिया की इन्फ्लुएंस कैसे देश दुनिया के दूसरे लोग कैसे इसको मानते हैं सोशलिज्म को. जैसे मैंने बताया इंडिया तो बहुत मानता था सोशलिज्म को, अभी भी मानते हैं हम सोशलिज्म को. तो और दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या असर पड़ा ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में.